देखें, यदि आप भी जमीन के कागज को ढूंढ रहे हैं, मान लेते हैं जो जमीन है लेकिन उसका जो कागजात है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो भी कागजात हो, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, आप कहीं उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको वहां से वो कागजात जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को, जमीन के कागज को कैसे आप निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों के साथ क्या है कि उनके पास जो है परिवार बड़ा है, अब परिवार क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो अब उनके पास जमीन का जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, वो उनके पास नहीं है। अब वो सोचते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट होता तो मैं पूरी जानकारी ले लेता कि हमारे पूर्वजों की कितनी जमीन थी, मुझे कितना कानूनी तौर पे हक होता, क्या मेरे साथ किसी प्रकार का धोखा किया गया है, या कोई परिवार के सदस्य ऐसा तो नहीं कि हिस्से से अधिक संपत्ति वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो हैं, उसके लिए क्या होता है कि आपको अपने जो दादा परदादा के डॉक्यूमेंट हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी पहले की थी और उसमें से कितना प्रॉपर्टी किनके द्वारा बेचा गया है, अब वो बेचने वाला कौन है। तो इसीलिए जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसको निकालने की बात करेंगे, आज एक सवाल भी है वैसा ही है, ये कह रहे हैं सर मेरे दादाजी लगभग 18-19 के एज में लड़ाई झगड़ा के कारण अपना जमीन जायदाद छोड़कर शहर आ गए, उन दिन से वो कभी अपना घर नहीं गए, दादाजी के शहर आना लगभग 40-45 वर्ष हो गए, अभी कुछ साल पहले दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और उस जमीन का कोई भी कागज मेरे पास नहीं है, क्या वो जमीन किस तरह निकाले। मेरे दादाजी 2 भाई थे, छोटे दादाजी ने कुछ जमीन जो है बेच दिए हैं। सर मेरे दादाजी बड़े थे, मैं आपको बता दूं कि जो ये जमीन है, और जमीन जो सबसे पहली बात है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी जमीन जो है वो पैतृक जमीन थी या आपके जो दादा थे वो ज्वाइंट में, या दादा के जो पिता थे वो संपत्ति को खरीदे थे, तो ये तो पता लगाना होगा। रही बात डॉक्यूमेंट निकालने की बात, तो सबसे पहले आपको अभी वर्तमान जो सिचुएशन है वो देखने के लिए आपको अपने अंचल में जाना होगा, जहां पर जो राजस्व है, राजस्व का एक तरह से ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में आपको इंफॉर्मेशन के लिए जो है, इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन देना होगा। यानी जैसे ही आप इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन देंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसेस है, इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म के साथ हो सकते हैं कुछ आपको जो भी टिकट भी लगाने पड़ सकते हैं। मतलब एक ऐसा लीगल प्रोसेस है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के इंफॉर्मेशन के लिए आपने आवेदन किया है, अब आपको उसका सारा डिटेल लिख कर दिया जाएगा कि आपकी टोटल जो प्रॉपर्टी है उसमें से कितना किसको जो है दिया गया है, कितना कौन एक तरह से उस जमीन का म्यूटेशन करवा चुका। मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में से आपके छोटे दादा जो बेचे होंगे उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि देखें, जो व्यक्ति के द्वारा जमीन बेचा गया, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर ये पूरी संपत्ति है, अब एक हिस्सा जो होगा वो बड़े भाई का होगा, दूसरा हिस्सा छोटे भाई का होगा, तो अगर पूरी प्रॉपर्टी में से जो छोटा भाई है वो संपत्ति को बेचता है, ठीक है, जो छोटा भाई है वो प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उस केस में यहां पर बड़ा का जो है हिस्सा नहीं बिकेगा, जो बड़ा भाई है वो अपना हिस्सा जो है हासिल कर सकता है। अब इसमें विकल्प क्या है कि विकल्प ये है कि या तो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत के द्वारा प्रयास करें कि आपका जो हक है वो आपको मिल जाए, वहां से अगर आपको एक तरह से हल नहीं निकलता है तो आप एसडीएम या एक तरह से जिला कलेक्टर के कोर्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इससे भी अगर मान लेते हैं आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो सिविल कोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपका जो शेयर है, आपका जो कानूनी अधिकार है वो आपको जरूर मिलेगा। यानी इसके लिए आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा, यानी बंटवारा के लिए केस करना पड़ेगा। तो यहां पर होगा कि अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो आप कानूनी तौर पे भी अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, पैतृक संपत्ति का जो कानूनी अधिकार की बात है वो एक बड़ा सवाल है, कोई छोटा सवाल है नहीं। यानी जो आपके पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, और उस पे जो कानूनी अधिकार की हम बात करेंगे, जो कानूनी अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा, क्या आप इस पर जो है आप कभी भी दावा कर सकते हैं? क्या आप जो है दावा करेंगे तो आखिर वो दावा कैसे करेंगे? तो बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह का जो लोगों के पास समस्या है। आज जो ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार, मुझे बाप दादा ने दिया था जिसमें मेरा उस जमीन पर मकान है और पीछे थोड़ा जमीन खाली मेरे चचेरे भाई ने अपने बेटे को लिख दिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जमीन जो है, जमीन को एक तरह से लिख दिया गया है किसी दूसरे के नाम से, अब मेरे चचेरे भाई ने अपने बेटे को लिख दिया, जब मैंने उस जमीन को कब्जा नहीं करने दिया, अब मेरे चचेरे भाई कह रहा है कि मैं दूसरे को बेच दूंगा। जो जमीन मेरे कब्जे में 100 साल से है, क्या उसका लिखा सही है? मुझे बताएं। अच्छी बात है, आपने सबसे अच्छी यहाँ पर जो बात कही है, और कि आपने जो है कब्जा नहीं करने दिया, और ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपके लिए बड़ा सबूत है। और रही बात कि आप कब्जा नहीं करने दिए, आपके अंडर है, लेकिन आपका जितना शेयर होना चाहिए, कानूनी रूप से जितना अधिकार होना चाहिए उस संपत्ति में, उससे अधिक भी आप नहीं ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं दिया है, एक होता है कि मौखिक तौर पे दिया गया है, एक होता है कि लिखित तौर पे दिया गया है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मौखिक तौर पे दिया गया है तो उसका दावा आप कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। अगर आपका उसका एक कोई लिखित प्रमाण है तो उसको लेकर आप कोर्ट में दावा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो समझने वाली बात है और यहाँ पर जानने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं आप दावा करते हैं और आपके पास मान लेते हैं कोई लिखित तौर पे कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन आपका शेयर उतना होना चाहिए, वो खाली जमीन जितना आपका हक बनता है, जितना आपका हिस्सा बनता है, यानी घर बनाने योग्य जो जमीन है उसमें जितना आपका कानूनी अधिकार है, जितना हक है, उतना जमीन ही आपके पास है, तो फिर आप उस जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल भी करा सकते हैं, इसलिए कि जमीन आपके कब्जे में है और उतना प्रॉपर्टी जो है वो आपके अंडर है, जितना आपका शेयर है, जितना आपका हक है। तो उससे अधिक आप लिए भी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ी जमीन जो खाली है, अगर वो जमीन देखा जाए कि आपका जो मकान है, मान लेते हैं इस पार्ट में मकान है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मकान है, अब यहाँ पर ये खाली जमीन है, ये अगर देखा जाए टोटल कैलकुलेट किया जाए तो आपसे हिस्से से अधिक है, तो फिर आपको देना पड़ जाएगा। अब किसी का हिस्सा तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो हिस्से से कम भी नहीं है, बराबर है, अधिक भी नहीं है, तो फिर आपको कानूनी तौर पर अधिकार मिलेगा। यानी आपसे वो प्रॉपर्टी कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन अब आपको ये जो सेल डीड है उसको कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से केस फाइल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है जो बेचने वाला है, जो भी है बेचने वाला, ठीक है, वो भाई हो, जो भी हो, ठीक है, चाचा हो, अब और यहाँ पर जिनके नाम से वो खरीदा गया, जो व्यक्ति खरीदा है, जिसके नाम से वो रजिस्ट्री हुई है, दोनों को जो है आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। कोर्ट में वो व्यक्ति जवाब देंगे कि आखिर ये जमीन जब इनकी हिस्से की जमीन है, इनके कब्जे में है, तो आपने इसको कैसे जो है बेच दिया। और खरीदने वाले से भी पूछा गया कि आप तो गलत संपत्ति को खरीद लिए, तो ये इस पर दावा करना जो है गलत है। तो सारे तथ्य को देखने के बाद लगेगा कि नहीं ये गलत तरीके से हुआ है, तो उस तरह का जो सेल डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जमीन पर जो कब्जा है वो 54 साल से है और जमीन जो है अब हाथ से चला गया है। क्या करेंगे? क्या जाने देंगे उस जमीन को? आप समझ सकते हैं, कोई जमीन पर आप 54 साल से कब्जा किए हुए हैं और ये अगर आपके हाथ से चला जाए तो आपको कितना दुख होगा। लेकिन आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, इस जमीन को कैसे आप बचा सकते हैं? यानी अगर आप चाहेंगे तो आप इस जमीन को बचा सकते हैं। नहीं जाएगा हाथ से ये जमीन कोई नहीं ले सकता आपसे, ये आपकी जमीन होगी, इसलिए कि आप इस जमीन का उपयोग 54 साल से करते आए। ये कह रहे सर हमारे पास जमीन है लगभग 54 साल हो गया, हमारे ग्रैंडफादर ने उस स्टाम्प में 800 रुपये में लिया है और जाकर उनके जो बच्चे लोग ने पर जो है अचानक से आकर खेती कर ली, तो इस पर हम क्या करें? देखें, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा आज का जो मिस्टेक है, और अभी भी लोग कर रहे हैं, पहले भी लोग करते थे, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब लोग सतर्क हो चुके हैं कि उनके पास जमीन है लेकिन जमीन का वो लोग टैक्स नहीं देते हैं।
है ना, टैक्स नहीं देते हैं और ना ही जमीन के आप म्यूटेशन करा लेते हैं। म्यूटेशन कराने से क्या होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट से आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी और आप जो है जमीन का टैक्स देने लगेंगे। यानी यही होता है कि अगर आपके नाम की वो प्रॉपर्टी है तो अब उस जमीन का जो टैक्स देंगे वो आप देने वाले हैं। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या रास्ता है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर जो ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन जो है, उस जमीन को अगर आप देखें और इस जमीन का कागजात के रूप में आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्टाम्प है, आपको अब सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और जो है आपको, इसलिए कि अभी आपका जो है, मान लेते हैं स्टाम्प पर आपने जमीन, वो स्टाम्प आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है, आप एक सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। देखिए जमीन आपने अपने नाम ट्रांसफर तो नहीं कराई, लेकिन जमीन पर आपका कब्जा है और आसपास के लोग ये बात कहीं ना कहीं, जो सच बोलने वाले लोग हैं वो आपके जो है एक पक्ष में जरूर बोलेंगे कि ये जमीन आपका जो है लिया हुआ था, लेकिन अब वो व्यक्ति दादागिरी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है और मेरे जमीन को आकर कब्जा कर लिया है। मेरे पास ये प्रूफ है, ये पूर्वज से जमीन जो है स्टाम्प पर खरीदा गया था और लेकिन स्टाम्प पर खरीदना इलीगल है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज उतने जानकार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ नहीं आया और उस समय उसी प्रकार से वो खरीद लिए। ये जमीन में एक सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं, साथ में आपको जो अपने पक्ष के गवाह हैं वो भी आपको एक तरह से देने होंगे ताकि ये बात साबित हो सके कि वो जमीन आपकी है, आपको दिया गया था, आपने खरीदा था, आपने उसका कीमत दिया है। अगर ऐसा होता है तभी कोर्ट के द्वारा आदेश हो पाएगा कि जो जमीन, जो व्यक्ति है, जो उनके वंशज हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो उस जमीन की रजिस्ट्री आपको कर दे, दोबारा कर दे। कोर्ट का आदेश होगा, इसलिए कि वो पूर्वज के द्वारा जमीन जो है यहाँ पर बेच दिया गया। देखें ऐसा नहीं कि जो मामला कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाता है और वहां वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि कोई जो है उस डॉक्यूमेंट को, हाँ ठीक है ये डॉक्यूमेंट को मान लेते हैं फर्जी करार देगा, लेकिन बहुत जो आपके पक्ष में बोलने को तैयार है। अब उनके पक्ष में जो आएंगे वो कौन आएंगे, झूठ बोलने वाले कि नहीं वो डॉक्यूमेंट जाली है, लेकिन जो सच बोलने वाले हैं वो आपके पक्ष में जरूर आएंगे और आपके पक्ष में जरूर बोलेंगे। और झूठ बोलने वाले जो है वो कभी जो है स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये बात को आपको समझना होगा। तो इस प्रकार ही आप अपनी प्रॉपर्टी को एक लीगल तरीके से हासिल कर सकते हैं। देखें आज भी जो सामाजिक दृष्टिकोण है अगर उसको देखें तो जो पिता का संपत्ति है, पिता का जो प्रॉपर्टी है ना, तो अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो जाती है या पिता जीवित ही है और पिता का मान लेते हैं एक बेटा है, दूसरा बेटी है, तो अगर बेटी संपत्ति का दावा कर दी तो बहुत उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उसको क्या नहीं कहा जाएगा। जो ये दृष्टिकोण जो है ये समाज में खास करके कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं, एक तरह से जो इलाका को देखा जाए, मतलब वहां पर ऐसा ज्यादा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति का जो एक दावेदारी है वो शहरी इलाका में नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पर लोग समझते हैं और एक तरह से वहां लोग एक दूसरे से मतलब भी कम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें अगर देखा जाए ना तो बेटी अगर पिता की संपत्ति में दावा कर दी ना तो उसको लगता है कि कैसा है, भाई को दे देती, उससे अच्छा, ये बहुत तरह के जो बात सवाल उठते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है अब फिर भी बेटी के पास कुछ नहीं है। और बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है कि पिता अपने जो उनका जो एक तरह से कैपेसिटी है, उनका जो क्षमता है उससे अधिक उन्होंने प्रयास किया और अपनी बेटी है उनका विवाह एक बड़े घर में कर दिया। तो ये डिपेंड करता है हर परिवार, हर लोगों की जो सोच है उसके अनुसार। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पिता का डेथ के बाद माँ और बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी है तो क्या बेटी की हिस्सेदारी हो सकती है। बेटी की शादी हो चुकी है और 2005 के पहले है। देखें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया 2005 के पहले, है ना, हो या बाद, ठीक है, ये बाद, यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट अब कर दिया है।
तो इसीलिए पिता की जो है एक तरह से मृत्यु के बाद जो संपत्ति का दावेदारी होगा कानूनी तौर से, जो एक तरह से संपत्ति का वितरण होगा वो होगा एक तरह से बेटी हो गया, दूसरी एक तरह से जो बेटा है, और साथ में वो माँ है, जो या कह सकते हैं जब हम बेटी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेटी है, तो उनकी यहाँ पर जो पत्नी है ये कह सकते हैं। तो यानी उन जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनका बेटी का भी दावेदारी होगा एक तरह से संपत्ति के वितरण में, और बेटा का भी होगा और साथ में पत्नी का भी होगा। यानी पत्नी भी उस परिवार की जो है, यहाँ पर कहने का मतलब जो पिता का शेयर होगा, पिता का हक होगा, उसको आप ले नहीं सकते हैं ना। जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें वो भी हकदार है, बेटी भी हकदार है। तो कानूनी तौर पर अब डिपेंड करता है कि मान लेते हैं कि जो माँ है वो अब गार्जियन के रूप में, बहुत तरह के कंडीशन होते हैं, देखें कंडीशनल चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर दावेदारी की बात करेंगे ना तो दावेदारी सबका होगा, सबका यहाँ पर शेयर होगा, ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, यानी दावा सब कर सकते हैं, बेटी अगर चाहे ना तो संपत्ति ले सकते